हमारा भारत का जो भूगोल है उसकी हमने जो प्रश्नों की सीरीज चला रखी है, इसमें हम एक तरीके से जो एमसीक्यूज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनकी जो श्रृंखला चलाई है, तो उस श्रृंखला में उनके जो उत्तर हैं व्याख्या सहित जो मैप में हम कर रहे हैं उसका अगला ये प्रश्न पत्र है। अगर आपको इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ हमारे जो संजय देव क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 25 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें से सारे क्वेश्चनों को मैप या जो भी डायग्राम है उससे आपको समझाते हुए चले। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कई बार कि भारत की तटरेखा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं है, ये है निम्नलिखित में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ए गुजरात की, बी अंडमान निकोबार की, सी आंध्र प्रदेश की, डी लक्षद्वीप की। तो इसमें जो सबसे लंबी तटरेखा है निम्नलिखित में से वो अंडमान निकोबार की है, क्योंकि ये द्वीप है, इन द्वीपों का विस्तार बहुत ज्यादा है, तो इनकी तटरेखा भी बहुत लंबी हो जाती है। बहुत सारे बिखरे हुए हैं तो सभी की अपनी अपनी तटरेखाएं हैं, इसीलिए गुजरात से ज्यादा लंबी तटरेखा, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो तटरेखा है वो है 1214.7 किलोमीटर, जबकि अंडमान निकोबार की जो तटरेखा है वो 1962 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे लंबी जो तटरेखा वाला भारत का राज्य है वो या केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका अंडमान निकोबार है। तो इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अंडमान निकोबार सही उत्तर होगा इस प्रश्न के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र आजादी के समय पुर्तगाल के पास नहीं था? आजादी के समय पुर्तगाल के पास नहीं था। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके बावजूद बाद भी दमन द्वीप है, दादर और नागर हवेली है, गोवा है, पौंडीचेरी है, और आपका जो चंद्रनगर है, और उसके अलावा जो आपके पौंडीचेरी के माहे, करिकाल, यमन है, वो क्षेत्र आपके विदेशियों के पास ही थे। इनमें से देखिए 3 क्षेत्र जो दमन द्वीप है, गोवा है और दादर और नागर हवेली है, ये पुर्तगालियों के पास थे, जबकि पौंडीचेरी होता था फ्रांसीसियों के पास। फ्रांसीसियों ने 1954 में पौंडीचेरी को छोड़ दिया था, बाकी ये सारे क्षेत्र मुक्त हुए 1961 में पुर्तगालियों से। पुर्तगाली, इन पर अधिकार था पुर्तगालियों का, 3 पर ये था फ्रांस का उपनिवेश, और ये आपका 1954 तक खाली करा दिया गया था भारत द्वारा। और दमन द्वीप, दादर नागर हवेली और गोवा ये आपके 1961 तक उपनिवेश बने रहे। बाद में फिर इन्हें इनसे मुक्त करा करके पुर्तगालियों से भारत सरकार ने इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। तात्कालिक गोवा भी केंद्र शासित प्रदेश होता था, बाद में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अगला, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो इसमें पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। तो इसमें हम मैप में देख लेते हैं। इसके मैप में हम देख लेते हैं सबसे लंबी जो सीमा है बांग्लादेश के साथ। तो अगर हम देखें तो इसमें बांग्लादेश की जो सीमा है वो ये है, ये। इसको मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं। जो आपका मिजोरम की सीमा है वो इतनी है। उसके बाद जो त्रिपुरा की सीमा है वो इतनी है। उसके बाद असम की सीमा इतनी है। बाकी मेघालय की जो सीमा है वो यहां तक है। और उसके बाद जो सबसे लंबी सीमा है वो है बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। अगर इन 5 राज्य जो आपके बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं उसमें हम देखें तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो आपकी बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ है, बांग्लादेश की। तो इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल होगा।
इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जी, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत का अनन्य व्यापारिक क्षेत्र कितने नॉटिकल माइल तक स्थित है? हिंद महासागर में भारत का अनन्य व्यापारिक क्षेत्र, देखिए जो हमारी सीमा होती है, सीमा के बाद जो समुद्र शुरू होता है, तटरेखा, तटरेखा से अंदर को जो समुद्र है, महासागरों में एक अंतरराष्ट्रीय नियम चलता है हर देश के लिए, वो सबके लिए बराबर है। देखो जो हमारा देश की जो तटरेखा है भारत की, वो है ये तटरेखा है। अब इसमें इधर को भी खुला महासागर है, इधर को भी, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है। बीच में श्रीलंका है, जहां पर कोई देश आ जाएगा बीच में तो आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा हमारी तरफ को समुद्र और आधा इनकी तरफ। जहां खुला है वहां देखिए पहले जो 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र होता है, 12 नॉटिकल माइल तक का, उसे बोलते हैं राज्य क्षेत्र। अगले बार यानी कि तटरेखा से टोटल 24 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का तो मतलब हो गया कि वहां पर सारे नियम कानून उसी तरीके से लागू होंगे जिस तरीके से एक राज्य में होते हैं, एक स्टेट में होते हैं देश के। संलग्न क्षेत्र का मतलब हो गया उस क्षेत्र में आपके जो भी उसके ऊपर का वायुमंडल है, उसकी जलवायु है, जल है, उस क्षेत्र में विशेषाधिकार होंगे। और उसके बाद यहां से 176 और तट रेखा से 200 नॉटिकल 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होगा वो होगा अनन्य व्यापारिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है देश। उसके अलावा इस क्षेत्र में आपके अनुसंधान कार्य कर सकता है और इस क्षेत्र में मछली पकड़ने आदि का काम कर सकता है। व्यापारिक क्षेत्र का मतलब जहां से व्यापारिक गतिविधियां संपन्न की जा सकती हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में आपका देश का जो विधान है वो लागू नहीं होगा। देश का विधान केवल आपके मुख्य रूप से 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल आपका जो होता है, एक नॉटिकल मील का मतलब होता है 1852 मीटर, 1852 मीटर, जबकि साधारण मील का मतलब होता है 1600 मीटर। तो ये आपका साधारण मील से थोड़ा लंबा होता है, लगभग 252 मीटर लंबा है नॉटिकल माइल। तो नॉटिकल माइल समुद्र में दूरी मापने की एक इकाई है। तो आपका 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है वो अनन्य व्यापारिक क्षेत्र होगा, खुले में। अब श्रीलंका और इसके बीच अगर 200 नॉटिकल माइल की दूरी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो फिर उसमें दोनों देशों में बराबर विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके जैसे यहाँ होगा, यहाँ ये आपका इधर से बांग्लादेश है, तो इधर को अगर हमारा 200 नॉटिकल माइल जा भी रहा है तो हमारा नहीं होगा, बल्कि इस सीधी रेखा से इधर बांग्लादेश का, इधर हमारा। ठीक है, तो 12 किलोमीटर तक पहले आपका राज्य क्षेत्र, फिर अगले 12 यानी कि 24 किलोमीटर तक संलग्न क्षेत्र, और 200 किलोमीटर तक तट रेखा से 200 किलोमीटर तक महासागरों में अनन्य व्यापारिक क्षेत्र होता है। किलोमीटर नहीं, सॉरी, नॉटिकल माइल तक का, क्योंकि किलोमीटर नॉटिकल माइल के लगभग आधे के बराबर होता है, 1852, और आपका 1000 मीटर से ही 1 किलोमीटर हो जाता है। तो ये नॉटिकल माइल शब्द है जो आपका अनन्य व्यापारिक क्षेत्र होता है। हिंद महासागर में भारत का, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच इनमें से कौन सी भारत और म्यांमार के बीच इनमें से कौन सी श्रेणी स्थित नहीं है? कौन सी श्रेणी स्थित नहीं है? एक है लूसाई, दो है पटकोई, तीन है अराकानयामा और डी है नामचा बरवा। तो ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसमें हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें कौन सी श्रेणी नहीं है? म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा बनती है, म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा बनती है वो यहां तक है। तो इसमें अराकानयामा, अराकान तो आपका मुख्य श्रेणी है म्यांमार को अलग करने वाली। हिमालय का जो आपके पूंछ है जो इस तरफ मुड़ जाती है नीचे की तरफ, उसे अराकानयामा बोलते हैं, ये तो है ही। उसके अलावा पटकोई जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच आपका श्रेणी है, इसे पटकोई बोलते हैं। यहाँ जो आपका मणिपुर की श्रेणियां हैं इन्हें लूसाई पहाड़ियां बोलते हैं। तो पटकोई भी है, लूसाई भी है और अराकान भी है।
जबकि जो हमने नामचा बरवा पर्वत है वो आपका यहाँ अरुणाचल में है, जो चीन सीमा पर, यानी कि जो आपका चीन सीमा है उत्तर की ओर, उस पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा जहां से मुख्य हिमालय शुरू हो जाता है, यहां से पश्चिम की ओर आपके यहाँ जो आपका सिंध नदी है वहां तक के क्षेत्र को हम बोलेंगे आपका हिमालय। नामचा बरवा से, यानी कि जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है अंदर, और वहां ये पूरा क्षेत्र आपका हिमालय कहलाएगा। बाकी ये क्षेत्र पटकोई है, लुसाई है, अराकॉन यामा है, ये सब आपके म्यांमार को अलग करने वाली भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा नामचा बरवा। नामचा बरवा आपका इसमें स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टर्शियरी युग की चट्टानों का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में है? टर्शियरी युग, भारत में जो टर्शियरी युग की चट्टानें हैं उनका विस्तार किस क्षेत्र में पूछ रहा है। तो जो टर्शियरी युग की चट्टानें हैं भारत में, इसी मैप में हम देख लेते हैं। टर्शियरी युग की जो चट्टानें हैं भारत में, टर्शियरी युग की चट्टानों का जो मुख्य आपका क्षेत्र है वो है हिमालय। ये है टर्शियरी, यानी कि हिमालय का जो भूगर्भ बना है वो टर्शियरी युग में बना है। मुख्य विस्तार तो यही है, थोड़ा बहुत फैली हुई अवस्था में ये अन्य जगहों पर भी पाई जाती हैं। तो भारत में टर्शियरी चट्टानों का जो विस्तार होगा, टर्शियरी चट्टानों का विस्तार हिमालय में होगा। हिमालय के भूगर्भ में आपके जो चट्टानें हैं उन्हें हम टर्शियरी युग की चट्टानें बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हिमालय। इसका सही आंसर होगा हिमालय। अगला क्वेश्चन है, सिंध नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? सिंध नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? सिंध नदी का उद्गम आपके मानसरोवर जो झील है यहां से होता है, तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी में, लेकिन ये बहती है आपके दो पर्वत श्रेणियों के बीच भारत में। इनमें से एक पर्वत श्रेणी ऊपर की तरफ की जो है यह है लद्दाख, और नीचे की तरफ की जो श्रेणी है वह है जास्कर। भारत में केवल ले डिस्ट्रिक्ट में बहती है सिंध नदी, उसके बाद पीओके में चली जाती है, पीओके के बाद पाकिस्तान में चली जाती है। तो सिंध नदी का जो भारत में जो प्रवाह क्षेत्र है वो दो श्रेणियों के बीच है, लद्दाख और जास्कर। हिमालय के ठीक ऊपर उत्तरी भाग में, हिमालय के ठीक ऊपर की श्रेणी कहलाती है जास्कर, और जास्कर के ठीक ऊपर की कहलाती है लद्दाख। इधर को ये आपका कैलाश है, एक्चुअल में ये कैलाश पर्वत है, और आपका जास्कर है, लद्दाख है, ये ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। हिमालय के पार जो पर्वत आपके तिब्बत में मुख्य रूप से विस्तारित है, लेकिन जास्कर और लद्दाख श्रेणियां भारत के क्षेत्र में ही है। तो ये उद्गमित होती है कैलाश श्रेणी से और बहती है इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, ऊपर लद्दाख नीचे जास्कर, और उसके बाद पीओके में चली जाती है, और पीओके के बाद आपका पाकिस्तान में, और उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंध नदी के किन दो पर्वतों के बीच बहती है? इसका सही आंसर होगा लद्दाख और जास्कर के बीच। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का तांबो मठ किस के लिए प्रसिद्ध घाटी है? बौद्धों का जो तांबो मठ है, बौद्ध धर्म का बहुत फेमस मठ है तांबो मठ, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह आपका हिमाचल की स्पीति घाटी में, तांबो मठ हिमाचल की स्पीति घाटी में स्थित है। बौद्ध धर्म के आपके इस महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाफरान की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? जाफरान एक्चुअल में केसर ही है। केसर की एक प्रजाति को जाफरान भी कहा जाता है। केसर, ये जो आपको दिख रहा है, इसकी जो आपका ये कलिका है निकली हुई, ये कलिका ही क्या है, एक केसर के रूप में प्रयोग की जाती है, इसी को जाफरान भी कहा जाता है। तो जाफरान के लिए कौन प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो हिमालय क्षेत्र के निक्षेप हैं, हिमालय क्षेत्र में जो आपके निक्षेप हैं, पुराने आपके झील नुमा निक्षेप होते हैं जो, उनमें उन निक्षेप के जो गड्ढे हैं, यानी कि जो समतल मैदान जैसी घाटियां हैं, उन घाटियों में जो आपका केसर की खेती की जाती है वो भारत में सबसे
समृद्ध केसर की खेती है। तो ये आपका, इसे जाफरान भी बोला जाता है और इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है। अगला, मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है। मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा, मनाली हिमाचल प्रदेश का, और यहां लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है, एक तो बारालाचा दर्रा जोड़ता है, दूसरा जोड़ता है आपका रोहतांग दर्रा लेह को मनाली, क्योंकि बनिहाल दर्रा तो यहां होगा जो आपके ऊपर में श्रीनगर को जोड़ेगा लेह के साथ, लद्दाख के साथ, और सिपकिला दर्रा यहाँ है जो आपका तिब्बत को हिमाचल से जोड़ता है, जिससे होकर के आपका सतलज नदी प्रवेश करती है। बाकी जोजिला दर्रा लद्दाख और जम्मू को जोड़ेगा, कश्मीर को जोड़ेगा, और बनिहाल दर्रा जो श्रीनगर है उसे कश्मीर घाटी के साथ जोड़ता है। बनिहाल यहाँ पर है ये, और बाकी आपका जो जोजिला दर्रा है वो यहाँ पर है, और रोहतांग दर्रा यहाँ पर है, और सिपकिला ये वाला है। तो इसमें से सही आंसर होगा रोहतांग दर्रा, जो लेह को मनाली, हिमाचल प्रदेश के मनाली को जम्मू कश्मीर, अब तो लेह क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गई है, उसका अपना क्षेत्र हो गया। तो मनाली से लेह को जोड़ने वाला दर्रा इनमें से रोहतांग दर्रा है। बाकी बारालाचा दर्रा भी इसी क्षेत्र को इन दोनों ही क्षेत्रों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री किस नदी के तट पर स्थित है? राजमुंद्री बहुत प्रसिद्ध शहर आंध्र प्रदेश का, तटीय शहर है, जो अपने आपके बहुत महत्वपूर्ण जो बंदरगाह नगर होते हैं, नदी बंदरगाह नगर, उनमें से एक है राजमुंद्री। और राजमुंद्री नाम आपने वैसे भी सुना होगा क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है जो, वो राजमुंद्री में ही है। तो राजमुंद्री आपका गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण नगर है राजमुंद्री। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन नामक द्वीप किस राज्य में स्थित है? विलिंगटन द्वीप, विलिंगटन द्वीप। अगर आप भारत के केरला राज्य को देखोगे, केरला राज्य, तो केरला राज्य में इस क्षेत्र में ये आपका कयाल है, यानी कि बेम्बनाथ झील, पश्चिम जल क्षेत्र बोलते हैं जिसको। तो उस कयाल में जो ये वाला द्वीप है, ये वाला द्वीप है कोच्चि, इसकी राजधानी, केरला की राजधानी। और कोच्चि से लगा हुआ बेम्बनाथ झील में ही ये वाला जो आपका द्वीप है वो है आपका विलिंगटन द्वीप, विलिंगटन द्वीप। ये आपका कोच्चि का एक तरीके से सबसे नजदीकी शहर है, कोच्चि का विलिंगटन। ये द्वीपीय शहर है बेम्बनाथ झील में, जिन्हें हम बेम्बनाथ को एक आपका कयाल भी कहा जाता है इस क्षेत्र में। वैसे ये एक लैगून झील है या पश्चिमी जल क्षेत्र है, जो समुद्र का पानी केरला के मुख्य भूमि के अंदर आ जाता है, तो उस मुख्य भूमि से कट करके एक द्वीप का निर्माण हुआ है जिसे विलिंगटन द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार में वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ए अरब सागर की शाखा का मानसून, बी बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून, सी लौटता हुआ मानसून, या डी पश्चिमी विक्षोभ। अरब छोटा नागपुर का पठार भारत में यह क्षेत्र है जो आपको चित्र में बैगनी कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो बारिश होती है वो आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून जो होता है, यहाँ जो आपका पूर्वी घाट है, इसके कारण इस क्षेत्र में नहीं बरस पाता है, वो निकल जाता है ऊपर से उत्तर के विशाल मैदान की ओर, बंगाल के तट से। तो इसमें आपका जो नर्मदा नदी की घाटी है और जो आपके इसके नीचे ताप्ती नदी की घाटी है, ये दो नदियों की घाटियों के सहारे जो अरब सागर की शाखा का मानसून होता है वो पश्चिमी घाट के बीच से पार करते हुए इस क्षेत्र में पहुंच जाता है। और यही आपका विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का जो गैप है, इससे मानसून की, अरब सागर की मानसून की एक शाखा यहां प्रवेश कर जाती है और छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में वर्षा करती है। तो भारत में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बारिश के लिए उत्तरदायी है आपका
अरब सागर की शाखा का मॉनसून, जिसकी एक धारा आपके नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटी से अंदर प्रवेश करके छोटा नागपुर के पठार में वर्षा करती है। अगला, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मृदा का विस्तार है? ए काली मिट्टी, बी पर्वतीय मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लाल मिट्टी। किस में सबसे अधिक विस्तार है? तो ये आपका भारत में मृदा का मैप है। तो इसमें आप देखोगे कि जो सबसे ज्यादा भारत में मिट्टी है सबसे बड़े क्षेत्रफल पर, इतना लगभग देश के 40% भूभाग पर, 40% भूभाग पर ये वाला जो क्षेत्र है ये वो आपका जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मतलब नदियां या जल द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित। उत्तर का पूरा विशाल मैदान, यहाँ आपका ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ये गंगा यमुना का मैदान, ये सिंध और सतलज नदियों का जो मैदान है उसका, और पूरा पूर्वी तट, और उसके अलावा गुजरात का ये मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र भारत में आपके जलोढ़ मिट्टी के लिए जाना जाता है। जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी, भारत में 40% भूभाग पर सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का ही आपका विस्तार पाया जाता है। तो इसमें सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, ए सुमात्रा, बी श्रीलंका, सी मेडागास्कर, डी सेशल्स। हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर आपका देखिए यहां अफ्रीका से शुरू हो जाता है, ये आपका लाल सागर, ये खाड़ी, इसके बाद ये अरब सागर, इधर वाला बंगाल की खाड़ी, यहां आपका ये ऑस्ट्रेलिया तक, ये बीच का हिस्सा आपके अंटार्कटिका महाद्वीप तक नीचे आपका हिंद महासागर कहलाता है। हिंद महासागर में ये है श्रीलंका, ये है सुमात्रा। सुमात्रा के बाद फिर उधर को आपका प्रशांत महासागर शुरू हो जाता है, और सेशल्स तो बहुत ही छोटे द्वीप हैं, बहुत छोटे, और ये है आपका मेडागास्कर। तो इन द्वीपों में, हिंद महासागर के द्वीपों में सबसे बड़ा मेडागास्कर है, जिसे मालागासी भी कहा जाता है। मालागासी ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीपीय स्थिति इसकी अफ्रीका में है, लेकिन अगर पूरे महासागर की बात करोगे तो उसमें सबसे बड़ा द्वीप यही है। इसके बाद नंबर आता है सुमात्रा द्वीप का, दूसरे नंबर पर सुमात्रा द्वीप है। श्रीलंका छोटा है, इससे बड़ा फिर जावा द्वीप है। जावा एक तरफ प्रशांत में खुलता है, इधर को आपका हिंद महासागर में है, तो वो आपका एक तरीके से प्रशांत और हिंद महासागर में विभाजित है, लेकिन जो सुमात्रा है उसे हिंद महासागर का ही द्वीप माना जाता है। तो ये आपका जो श्रीलंका है, सेशल्स है, मॉरिशस है, ठीक है, मालदीव है, ये बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। इनमें सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में आपका मेडागास्कर ही है। तो इसका सही आंसर होगा मेडागास्कर। इसमें आपका मेडागास्कर या मालागासी कहीं पर लिखा हो तो उसका अर्थ भी यही है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या डी हिमाचल। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो आपका क्षेत्र है, साइलेंट वैली भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जो आपका ये केरला राज्य है। ये भारत के मालाबार तट से लगा हुआ केरला राज्य है। केरला राज्य में जो आपके जहां पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला का जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में आपके, जिसे हम नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी जो पर्वतमाला है उसके पूरब में जो केरल तट की ओर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को साइलेंट वैली कहा जाता है या शांत घाटी कहा जाता है। ये भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पर्टिकुलर इसी क्षेत्र में पाई जाती है। वैसे तो पूरा आपका जैव विविधता क्षेत्र में आपको पता है, भारत का सबसे बड़ा जो आपका
जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो पूरा आपका सह्याद्री पर्वतमाला यानी कि पश्चिम घाट, उसमें बहुत जगह पर ऐसे स्पॉट हैं जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक स्थान की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है केरल के साइलेंट वैली में, क्योंकि ये अरब सागर की मानसून से बहुत अधिक 400 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। इस वजह से यहाँ पर बहुत घने वर्षावन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दमन और द्वीपों को कौन अलग करता है? दमन और द्वीप। दमन और द्वीप अगर भारत के मैप में देखोगे तो गुजरात राज्य में ये है द्वीप, और ये है आपका महाराष्ट्र की सीमा पर गुजरात में ही है, ये है दमन। दमन और द्वीप को अलग करेगी खंबात की खाड़ी, जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदियां गिर रही होंगी। ये खंबात की खाड़ी ही अलग करती है यहाँ द्वीप को दमन से। पहले तो दमन और द्वीप क्या होते थे? एक केंद्र शासित प्रदेश होते थे। अब दादर और नागर हवेली को भी इसी में सम्मिलित कर दिया गया है। ये सब द्वीप आपके इसी खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। इसमें द्वीप ये है, इधर वाला द्वीप है, इधर वाला दमन है, और ये वाली जो खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी कहलाती है गुजरात राज्य में। तो इसमें इसका सही आंसर होगा खंबात की खाड़ी। इसका सही आंसर होगा खंबात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत जापान को लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से करता है? भारत जापान को लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से करता है? ए हल्दिया, बी कोलकाता, सी पारादीप और डी विशाखापत्तनम। तो भारत में जापान को जाने के लिए जो सबसे नजदीकी मार्ग है बंगाल की खाड़ी से, आपका यहाँ जो भारत का ये वाला क्षेत्र निकला हुआ है भारत के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्वी देशों का म्यांमार, फिर उसके बाद थाईलैंड और मलेशिया, ये आपका सिंगापुर, ये आपका सुमात्रा द्वीप, इनके बीच से जो मलक्का जल संधि है, इससे दक्षिण चीन सागर, और दक्षिण चीन सागर से आपका जो फार्मोसा जल संधि है ताइवान से होते हुए आपके यहाँ पर जो जापान द्वीप समूह है, ठीक है, यहां तक पहुंचने का सबसे निकटतम मार्ग है। और पाराद्वीप बंदरगाह में जो हमारे उड़ीसा के राउरकेला है, और उसके अलावा ऊपर आपके जो बोकारो स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है, यहाँ से ये सबसे निकटस्थ आपका बंदरगाह है जहां से लौह अयस्क को यहाँ पर लाया जाता है पाराद्वीप में, और पाराद्वीप उड़ीसा से इसे उतार करके सीधे जापान ले जाता है। तो जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने वाला जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है वो है आपका पाराद्वीप। पाराद्वीप कहाँ है? उड़ीसा। अब तो ओडिशा हो गया है, पहले उड़ीसा था ये। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम भारत के रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते? पश्चिम भारत के रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते? इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पहले ऑप्शन देख लो। उच्च वायु वेग के कारण, बी निम्न ताप के कारण, सी अल्प वायु वेग के कारण, और डी निम्न आर्द्रता के कारण। जो आपका राजस्थान का क्षेत्र है वो आपका इनमें से अगर देखोगे तो उच्च वायु वेग से तो बारिश होनी चाहिए, क्योंकि उच्च वायु वेग होगा और वो पर्वतों से टकराएगा तो जल्दी जल्दी बादल बनेंगे और वर्षा होगी। दूसरा निम्न ताप भी क्या होता है? निम्न ताप में भी वाष्पोत्सर्जन की दर आपके थोड़ा कम रहती है, इस वजह से नमी बरकरार रहती है, और जिस समय भी आपका ताप बढ़ेगा उस समय आपका वर्षा हो जाएगी। अल्प वायु वेग, क्योंकि निम्न वायु ताप तो रहता ही नहीं, अल्प वायु वेग ये भी एक कारण होता है कि बारिश नहीं हो, क्योंकि वायु वेग नहीं रहेगा तो बारिश होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन निम्न आर्द्रता के कारण, इन सब में जो आपका सही उत्तर है वो निम्न आर्द्रता है। निम्न आर्द्रता क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में आपके वर्षा की मात्रा बहुत कम है, हरियाली कम है, वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है लगभग, तो इस वजह से इन क्षेत्रों में बादल बनते भी हैं तो वो बरस नहीं पाते हैं, क्योंकि उन बादलों में नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा निम्न आर्द्रता। इसका सही आंसर होगा निम्न आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसका सर्वाधिक विस्तार है? चीड़ का, देवदार का, साल का या टीक का? देखो, चीड़ और देवदार दो वनस्पतियां ऐसी हैं जो आपके
पर्वतीय जलवायु यानी कि कोणधारी वनों और आपका अल्पाइन वनों में पाई जाती है। जो पीला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये अल्पाइन का है, बस इतना ही अल्पाइन, चीड़ और देवदार का। जो साल है, साल एक आपका मानसूनी जलवायु का पौधा है। उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र और उष्ण शुष्क दोनों ही मतलब मिश्रित वनस्पतियों में पाया जाता है। वैसे मानसूनी जलवायु प्रदेश का होने के कारण उष्ण आर्द्र बोलते हैं, परंतु ये उष्ण शुष्क में भी पाया जाता है। तो भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर जो विस्तार है वो मानसूनी वनों का है, और भारत में मानसूनी वन पाए जाते हैं इस समस्त क्षेत्र पर। इस पूरे क्षेत्र पर भारत में मानसूनी वनों का विस्तार है पूरे क्षेत्र में। जो तो ये भारत का लगभग आधा हिस्सा है जिसमें मानसूनी वन पाए जाते हैं, और मानसून की सबसे प्रमुख वनस्पति होती है साल। इसीलिए भारत में सभी वनस्पतियों में जिसका सर्वाधिक विस्तार होगा वो साल होगा। अगला क्वेश्चन है, वन संसाधन घटने का सबसे बड़ा कारण है? ए मृदा अपरदन, बी वनाग्नि, सी बाढ़ और डी अतिकर्तन। अतिकर्तन मतलब बहुत ज्यादा कटान वनों का। तो इसमें से सही उत्तर होगा अतिकर्तन। ये भी वजह है, देखो मृदा अपरदन से आपके बहुत सारी जगहों पर भूस्खलन होता है और उसमें जो भी वृक्ष होते हैं वो सब नीचे चले जाते हैं। वनाग्नि में भी बहुत सारे वन जल जाते हैं। बाढ़ में भी आपके बाढ़ के समय बहुत सारी वनस्पतियां कट जाती हैं अपने क्षेत्र से। लेकिन अतिकर्तन, देखो हमारे यहाँ चाहे वो कृषि क्षेत्र के लिए भूमि की जरूरत हो, चाहे वो आपका सड़कें बनाने के लिए जरूरत हो, या आजकल जो शहरीकरण हो रहा है, रिहायशी क्षेत्र बन रहे हैं उनके लिए जरूरत हो, सब चीज के लिए वनों का कटान किया जाता है, या बड़े बांध जो बनते हैं उनके लिए वनों का कटान किया जाता है। तो अतिकर्तन यानी कि वनों का आवश्यकता से अधिक काटा जाना आपका कारण है। भारत में वनों के घटने का सबसे बड़ा कारण यही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल शुष्क कृषि के अंतर्गत आती है? ए मोटे अनाज, बी तंबाकू, सी मक्का और डी मूंगफली। मोटे अनाज आपके उन अनाजों को कहा जाता है जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, जिसे हमारे यहाँ मडवा भी बोला जाता है। तो ये सब आपके जो आपके फसलें हैं ये आपके फाइबर युक्त फसलें होती हैं। यहाँ मोटा कहने का मतलब दानों की मोटाई से नहीं है, क्योंकि दानों की मोटाई से लोगे तो फिर इनमें आपका क्या, मक्का सबसे ज्यादा मोटा है, गेहूं चावल मोटे होते हैं, जबकि जो आपके मोटे अनाज हैं उनके दाने छोटे और गोल होते हैं, जैसे आपने ज्वार और बाजरे के देखे होंगे। तो मोटे अनाज आपका भारत में या किसी भी देश में मोटे अनाजों की कृषि करने के लिए औसत वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर से कम में भी हो जाती है। मोटे अनाज ज्वार है, बाजरा है, या शुष्क कृषि जिसे बोला जाता है उस वो 35 सेंटीमीटर से कम वर्षा में भी हो जाती है। इसीलिए सबसे उपयुक्त आपके मोटे अनाजों की कृषि है। ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह की जो कृषि होती है वो सबसे उपयुक्त होती है शुष्क कृषि में। क्योंकि तंबाकू होता तो है लेकिन ये भी आपका रबी की फसल है। आपका मक्का खरीफ की फसल है, उसे तो पानी चाहिए होता है। मूंगफली आपका रबी और खरीफ, रबी के लास्ट में बोई जाती है, खरीफ के आरंभ में काटी जाती है। रबी का ही आपका सीजन का जो अंतिम दौर है उसमें बोई जाती है, लेकिन इसके लिए भी पानी की जरूरत होती है। ये एक ऐसी फसल है जिसे पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। 35 सेंटीमीटर से तक वर्षा भी हो रही है तो उससे नीचे भी ये आसानी से हो जाते हैं, इसलिए शुष्क कृषि के लिए ये सबसे उपयुक्त है मोटे अनाज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है? इनमें आपका टिन है, चांदी है, सोना है और ग्रेफाइट। देखो टिन भी भारत आयात करता है, चांदी भी भारत आयात करता है, सोना भी भारत आयात करता है, क्योंकि इन धातुओं का भारत में निक्षेप भी कम है, और अब तक जो हमने धातु या उसके अयस्क खोजे हैं उनमें भी आपकी इसकी जो आपके पर्याप्त मात्रा है वो कमी है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो आपका जिस पे भारत आत्मनिर्भर है, किसी से भारत को मंगाना नहीं पड़ता है, वो आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के निक्षेप भारत में पाए जाते हैं, और इसका ग्रेफाइट का उपयोग भी उतना ज्यादा नहीं है उन धातुओं के बराबर। वो सारे आपके धात्विक खनिज है। ग्रेफाइट आपका एक अधात्विक खनिज होता है। जो ग्रेफाइट आपके कोयले के रूपांतरित चट्टान से निर्मित होता है। अगला, सिंगरेनी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एक कोयला, बी अभ्रक, सी लोहा, डी बॉक्साइट। सिंगरेनी की जो खानें हैं वो कोयला के लिए जानी जाती हैं,
देखो सिंगरैली और सिंगरौली में लोगों को बहुत आपका क्या है कंफ्यूजन है। मैं आपको बता दूं ये दोनों ही आपके कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंगरौली है, जो सिंगरौली है यहां पर एमपी में, जबकि सिंगरैनी सिंगरैनी है यहां पर आंध्र प्रदेश में। सिंगरैनी आपका आंध्र प्रदेश में और सिंगरौली है आपका मध्य प्रदेश में। लेकिन दोनों ही आपके क्या हैं, आपके कोयले के लिए प्रसिद्ध खानी है, सिंगरैनी की भी और सिंगरौली की भी। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड सही है, पलामू झारखंड में ही है। सुल्तानपुर झील जो आपके प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है हरियाणा बिल्कुल सही है। मालापट्टी पक्षी विहार आपका आंध्र प्रदेश में है, तो ये मालापट्टी वाला गलत है। बाकी सिंपलीपाल उड़ीसा में है, तो ये आपका इसका आंसर सी गलत होगा। आंसर सी इसका गलत होगा, यानी कि सही आंसर होगा इसका। तो ये 25 क्वेश्चन है। इन 25 क्वेश्चनों को हमने मैप के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप इसमें हमें वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि आपको इनमें से कोई चीज में संशोधन लग रहा हो या आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप बता सकते हैं, हम उसे क्लियर करा देंगे इसी वीडियो के कमेंट्स में लिख करके। तो कमेंट करिएगा इस पर जो भी है, और इसका जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो वहां से ले सकते हैं। और हम इस श्रृंखला में भूगोल के इतने क्वेश्चन करा देंगे भारतीय भूगोल के कि आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी भी तरह से भूगोल के प्रश्नों को लेकर के कठिनाई नहीं होगी।